One, my cute little Wangshan family. हम द अनटोल्ड द अनटोल्ड स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। वांग जी तैयार होकर रॉयल कोर्ट के लिए रवाना हो चुका था। इस बीच विंग ने सारी जानकारी एकत्र कर ली। वहीं जियांग याली विंग के साथ बैठी हुई थी। तभी मिंजी आई और उसने कहा, क्वीन, अब राजकुमारी मिंजिया का कमरा किंग के कक्ष के बहुत करीब है। वहीं विंग उसके होठों के ऊपर एक थोड़ा सा ऊपरी मोड़ आया और उसने कहा, यह महारानी की व्यवस्था है। तभी याली ने क्रोधित होते हुए कहा, तुम्हारी मदर इन लॉ अभी भी हार नहीं मानने वाली। क्या मुझे माँ और जंगशा को इसके बारे में सूचित करना चाहिए? याली ने क्रोधित होते हुए कहा, वह सिर्फ तुम्हें इसलिए नहीं परेशान कर सकती। उसे क्या लगता है कि तुम्हारे पास किसी का समर्थन नहीं है? तभी विंग ने कहा, सीजिए शांत हो जाइए, उन्हें जो करना है करने दो। फिर उसने कोल्ड आवाज में कहा, लेकिन अगर उन्होंने वांग जी को धोखा देने की हिम्मत की तो मैं इस मामले को अपने हाथ में ले लूंगा और उन्हें एक अविस्मरणीय सबक दूंगा। तभी याली ने कहा, तुम्हें यह अवश्य करना चाहिए और तुम अकेले नहीं हो। तभी विंग ने कहा, मुझे पता है। उसने अपने मन में सोचा, मुझे नहीं पता क्यों उसे ऐसा बुरा सपना क्यों आया, लेकिन बुरे सपने के प्रति उसकी प्रतिक्रिया जो वास्तव में थी वो कल मेरे विचारों से मेल खाती थी। शायद यह भविष्य सूचक सपना है। मिंसिया जो भी खेल खेलना चाहती है वो खेल सकती है। इस दौरान मैं उसकी माँ का ख्याल रखूंगा। वास्तव में मेरे बच्चे को मारने के बाद वह माँ कहलाने के भी लायक नहीं है। वही समय तेजी से बीत गया। रानी वहीं अज्ञात शत्रु की आगे की योजनाओं की प्रतीक्षा कर रही थी। मिंशिया वांग जी से बात करने के मौके का इंतजार कर रही थी। वहीं वांग जी वो युद्ध की तैयारियों के साथ साथ महिला रक्षा प्रशिक्षण में भी व्यस्त है, जो विंग के जन्म देने के बाद पूरी तरह से खुल जाएगा। वहीं विंग अपने शिकार का पूरी तरह से उसके जाल में फंसने का इंतजार कर रहा है। इस अवधि के दौरान मेनशिया ने देखा कि वांग जी हमेशा विंग के साथ रहता है, जिससे उसकी जलिशी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। वहीं वो वांग जी का अपने हस्बैंड बनने का इंतजार अब नहीं कर सकती थी। उसने सोच लिया था कि अभी उसे कुछ करना ही होगा। वहीं जुड़वा बच्चों के जन्म से 1 महीने पहले विशेष परिस्थितियों के कारण याली को वापस जियांग साम्राज्य के लिए प्रस्थान करना पड़ा। विंग उसने अपने मन में सोचा, अब समय आ गया है कि मैं अपनी योजना को यथाशीघ्र क्रियान्वित करूं और रानी इन्हीं को फंसाऊं। हालांकि मास्टर प्लान के लिए बच्चों के जन्म तक इंतजार करना होगा। मैं छोटी योजनाओं को क्रियान्वित कर सकता हूं, जिससे अंतिम समय और नज़दीक आ जाएगा। उसने मिंजी को बुलाया। मिंजी ने बो किया और बोला, जी क्वीन। तभी विंग ने कहा, अब समय आ गया है और आप जानती हैं आपको क्या करना है। मिंजी ने बो किया और कहा, यस योर हाइनेस। वहीं क्वीन इन्हीं के चैम्बर में चुनहुआ ने बो करते हुए कहा, ग्रीटिंग योर हाइनेस। वहीं रानी उन्हीं नाराज होते हुए बोली, क्या तुम्हें कोई मूल्यवान जानकारी मिली? चुनहुआ पहले से ही भय और अपराध बोध से भरा एक भयावह जीवन जी रही है, क्योंकि उसे लगता है वह 2 गद्दारों के बीच फंस गई है जो उसके राज्य और लान परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। चुनहुआ ने अपने मन में सोचा, मैं बस यही कामना कर सकती हूँ कि ये समस्या जल्दी खत्म हो जाए, चाहे कोई भी पक्ष सफल हो। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस चाहती हूँ कि मेरी बेटी ठीक हो जाए और हम साथ में सामान्य जीवन जिए। उसने रानी उन्हीं को बो करते हुए कहा, जी रानी, मेरे पास आपके लिए एक संदेश है। रानी उन्हीं ने चुनहुआ को उम्मीदों से देखा और पूछा, क्या? तो उसने कहा, उन्होंने कहा कि उनका मास्टर उनके छिपने के स्थान से बाहर नहीं आएगा, लेकिन उन्होंने अपना अगला कदम तय कर लिया है। वो लान साम्राज्य के उत्तराधिकारी को निशाना बनाएंगे। रानी उन्हीं को यह सुनकर खुशी हुई कि उनका अगला निशाना वह बेकार महारानी नहीं है। उसने कहा, ग्रेट। रानी उन्हीं उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। उसने अपने मन में सोचा, यदि वारिस की मृत्यु हो गई तो विंग अभी भी प्रेग्नेंट नहीं होगा या वह प्रसव के दौरान मर जाएगा। तब मिंशिया आसानी से वांग जी से शादी कर सकती है। हालांकि मेरी भी यही सोच थी और वांग जी के पास मिंशिया से शादी करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होगा। मैं अपनी किसी भी योजना से सीधे तौर पर इस पर शामिल नहीं हो सकती। सम्राट से सभी लोग पहले से ही जहर के मामले में मुझ पर शक कर रहे हैं, इसीलिए अब ये नए लोग मुझे शामिल किए बिना मेरा काम बखूबी कर देंगे। उसने चुनहुआ को कहा, ठीक है, यह एक उत्तम विचार है, लेकिन वो इसे कैसे क्रियान्वित करेंगे? इसके अलावा मैं इसमें शामिल नहीं हो सकती।
क्योंकि मैडम लान मुझ पर शक कर रही हैं और वो ऐसा कब करेंगे। तभी चुन्हो ने कहा, वास्तव में आपसे केवल यही कहा गया है कि आप रानी बीन को उनके कक्ष से बाहर निकाल कर लाएं। जैसा कि आप जानती हैं कि अब जब तक ज़रूरी ना हो वो बाहर नहीं निकलेंगी और पहला प्रयास कल होगा। अगर यह चूक गया तो अगला अवसर डिलीवरी के बाद ही मिलेगा। रानी ने सिर को नोट किया और कहा, आपका यहाँ कोई काम नहीं। उसने वह वीन को उसके कमरे से बाहर निकालने के तरीकों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। अचानक रानी उन्हीं के ओठों पर एक मुस्कान आई। उसने अपने मन में सोचा, हाँ, क्या मेरी प्रिय मित्र के नाम का उपयोग करने से बेहतर कोई और तरीका है। अब उसके उपयोग का समय आ गया है। इसी दौरान मेनशिया अब बाहर बगीचे पर टहल रही थी। अचानक उसकी नज़र झूले पर पड़ी। उसने कहा, वाह। वो तुरंत उस झूले की ओर चल पड़ी। उसने अपने मन में देखा कि एक पल में ही उसे यह झूला पसंद आ गया और वह इन जंजीरों को छूने चाहती थी, उसे महसूस करना चाहती थी, उस पर बैठना चाहती थी। पर जैसे ही मेनशिया उस झूले को छूने वाली थी, उसे पीछे से एक सख्त और ठंडी आवाज़ सुनाई दी, उससे दूर रहो। मेनशिया शॉक्ड हुई और उसने पीछे मुड़कर देखा तो वांगजी को अपने इतना करीब देखकर उसकी सांसें रुक गई। वांगजी ने अपने मन में सोचा, मैं विंग के विंग में जा रहा था, लेकिन ऐसा दृश्य देखने की उम्मीद नहीं थी। उसने कोल्ड टोन में कहा, तुम्हें इस पर बैठने की इजाज़त किसने दी। तभी शिया ने कहा, मुझे यह पसंद आया और मैं बस थोड़ी देर बैठना चाहती थी। तभी वांगजी ने कहा, आप इस पर आराम से नहीं बैठ सकती, यह आम इस्तेमाल के लिए नहीं है। यह झूला किसी खास व्यक्ति का है और किसी और के लिए इसका इस्तेमाल वर्जित है। तभी शिया ने कहा, मुझे माफ़ करें, मुझे लगा यह शाही परिवार के इस्तेमाल के लिए है, इसीलिए मैं इस पर बैठने वाली थी। आई एम सॉरी किंग। वांगजी ने कोल्ड टोन में कहा, बस मेरी वार्निंग को मत भूलना। वो वहाँ से जाने के लिए मुड़ा और स्विंग पर उस नज़र रखने के लिए कुछ गार्ड तैनात करने का निर्णय लिया ताकि अन्य लोग कभी ऐसा ना करें। तभी शिया ने कहा, किंग, चूँकि हम पहली बार मिल रहे हैं, मैं अपना परिचय देना चाहती हूँ। पर वांगजी ने शिया को बोलने से रोकने के लिए अपना हाथ उठाया और कहा, मैं जानता हूँ इस महल के अंदर कौन आता है और बाहर कौन जाता है। चूँकि सुरक्षा व्यवस्था मेरे नियंत्रण में है, इसीलिए मैं महल के अंदर रहने वाले सभी लोगों को जानता हूँ, तो परिचय की ज़रूरत नहीं है। आप जा सकती हैं, मुझे भी ज़रूरी काम है। वहाँ से ठंडे दिमाग से काम करने के बाद उसने गार्डों को स्विंग पर नज़र रखने का निर्देश दिया और आदेश दिया कि उसकी पत्नी के अलावा किसी और को इस झूले को ना छूने दिया जाए। वहीं शिया, उसकी आंखें आंसुओं से भर आई। उसे उम्मीद नहीं थी वांगजी उसके साथ इतना कोल्ड बिहेव करेगा। वहीं जब मैडम लन मेनशिया से मिलने आई तो उन्होंने मेनशिया को रोते हुए पाया। वहीं मेनशिया दुखी होकर सिसक रही थी। मैडम लन ने चिंतित होकर पूछा, शिया, मेरी माय बेबी, क्या हुआ। शिया ने रोते हुए कहा, आंट, और उन्हें गले लगा लिया। तो मैडम लान ने पूछा, क्या हुआ, बताओ तो। मेनशिया ने रोते हुए मैडम लान को सब कुछ बताया, जिससे मैडम लान नाराज हो गई। उन्होंने अपने मन में सोचा, हालांकि यह बीइंग का उपहार है, लेकिन वांगजी को बहुत आगे नहीं जाना चाहिए था। वह इस तरह किसी से कैसे व्यवहार कर सकता है। मेनशिया उसकी होने वाली पत्नी है। मुझे कुछ करना होगा, अन्यथा लंजा मेरे हाथ से पूरी तरह निकल जाएगा। वहीं अगले दिन बीइंग अपनी योजना को क्रियान्वित करने के लिए तैयार था। उसने अपने मन में सोचा, अब सब कुछ तैयार है, मुझे सावधान रहना होगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ जो ऐसे निर्दयी हत्यारों के लिए अपने बच्चे की जान जोखिम में डालूं। बीइंग ने सभी गार्ड और सर्वेंट्स की ओर देखा और कहा, प्राइवेसी। सारी नौकरानियां और गार्ड वहाँ से चले गए। वहीं मिंजी बीइंग की सुरक्षा के लिए 2 विश्वसनीय गार्डों के साथ बीइंग के पास ही रही। कुछ समय के बाद एक रॉयल सर्वेंट आई और उसने झुकते हुए कहा, ग्रीटिंग क्वीन। महारानी ने आपको किसी आवश्यक कार्य के लिए अपने कक्ष में बुलाया है। वहीं विंग ने एक स्मित किया और कहा, जैसा मैंने सोचा था। विंग ने कामली नोट किया। वहीं इस दौरान मैडम लन अपनी सहेली से बात कर रही थी। वहीं रानी यूनी समय समय पर दरवाजे की ओर देखी और महारानी की बात पर सिर्फ सर हिला रही थी। वो अपने मन में सोच रही थी, मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि इस बार सब कुछ ठीक हो जाए, कुछ भी गलत ना हो। वह खुद के लिए एक अच्छी खबर का इंतजार कर रही थी, साथ ही चिंतित भी थी। वहीं कुछ समय बाद एक शाही नौकरानी बिना अनुमति मांगे जल्द ही महारानी के कक्ष के अंदर आई, जिससे मैडम लान को गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से भरी आवाज़ में कहा, मेरी अनुमति के बिना मेरे कक्ष में प्रवेश करने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। वो नौकरानी डर गई और उसने डरते हुए कहा,
मुझे माफ़ करें महारानी, लेकिन खवल एक आपातकालीन स्थिति की है, इसलिए मैं बेचैनी से दौड़कर यहाँ आ गई। तभी मैडम लान ने पूछा, क्या हुआ? अपनी कांपती हुई आवाज़ में कहा, रानी विंग, उन्हें कुछ हो गया है महारानी। राजा वांगजी ने अपने बच्चों की जांच के लिए स्थायी चिकित्सक और गवर्नर्स को बुलाया है। मैं मैडम लान ने कहा, क्या मेरे पोते पोतियों को कुछ हुआ है? वो तुरंत वहाँ से चली गई। वही रानी उन्हीं, उसे बहुत खुशी हुई। वह अपने अंदर ही अंदर बोली, क्या बहुत अच्छा हुआ। रानी उन्हीं को खुशी थी कि उनका प्लान वर्क किया, पर वो अपनी खुशी अपने चेहरे पर दिखा नहीं सकती थी। वहीं विंग के कक्ष में सहायक चिकित्सक विंग की जांच कर रहे थे। वांगजी चिंतित एवं परेशान था और विंग के कमरे के बाहर सम्राट कुरैन बहुत ही चिंतित खड़े हुए थे। तभी मैडम लान वहाँ आई और उन्होंने पूछा, सम्राट, क्या बच्चे ठीक है? पर सम्राट चुप ही रहे। वहीं मेशिया भी वहाँ पहुंची और वो बाहर उनका इंतजार करने लगी। कुछ समय बाद रॉयल चिकित्सक और वांगजी कक्ष से बाहर आए। उन्होंने सम्राट और महारानी को वो किया और कहा, ग्रीटिंग योर हाइनेस, ग्रीटिंग योर मैजेस्टी। पर तभी सम्राट कुरैन ने पूछा, लंजा, विंग कैसा है? वही रानी यूनी भी दुखद समाचार की घोषणा की प्रतीक्षा में थी। तभी वांगजी ने कहा, कुछ बुरा नहीं हुआ फादर, अभी चिंता की ज़रूरत नहीं है। फिर उसने गंभीर आवाज़ में कहा, रॉयल फिजिशियन ने आश्वासन दिया है कि आइन ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह एक दुर्घटना है। उसने गुस्से भरी आवाज़ में कहा, किसी ने जानबूझकर मेरे बच्चे के साथ विंग को मारने की कोशिश की। वांगजी का गुस्सा उसके शब्दों पर साफ झलक रहा था, लेकिन वह बिल्कुल भी शांत नहीं था। शायद यह तूफान से पहले की शांति है। वही रानी उन्हीं ने अपने मन में सोचा, ऐसा कैसे हो सकता है? विंग इतना भाग्यशाली क्यों है? अब वह पलटवार कर सकता है और मेरी हर योजना विफल कर सकता है। अब निस्संदेह ये मुझ पर संदेह करेंगे। अब मेरे संदेह के घेरे में आने की संभावना बढ़ गई है, क्योंकि जोखिम उठाने का कोई सार्थक परिणाम नहीं मिलेगा। वहीं लान कुरैन ने गुस्से में कहा, यह एक विश्वासघाती अपराध है जिसके लिए मृत्युदंड का प्रावधान है। यह अज्ञात शत्रु कौन है जो युद्ध करने के बजाय हमें पीछे से नष्ट करने की कोशिश कर रहा है? तभी वांगजी ने कहा, फादर, हो सकता है यह कोई दुश्मन ना हो। जो लोग ये घटिया काम कर रहे हैं वो हमारे मित्र होने का दिखावा भी कर सकते हैं। वही रानी उन्हीं ने अपनी बैकबोन तक में कोल्डनेस महसूस की। उसने अपने मन में सोचा, क्या वांगजी को कुछ पता है? तभी सम्राट लान कुरैन ने पूछा, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है वांगजी कि यह दुर्घटना एक हत्या का प्रयास है? वांगजी ने कहा, मैंने उस जगह की जांच की जहां विंग फिसल गया था। उसके दोनों सिरों पर एक पतला धागा बहुत नीचे की ओर बांधा गया है, जिससे चलते समय आपके पैरों में बाधा उत्पन्न होगी। इसीलिए मुझे यकीन है यह एक दुर्घटना है। भगवान की कृपा से विंग और बच्चे सुरक्षित और ठीक है, और मैं उन्हें कक्ष के आधे रास्ते पर ही था कि विंग की नौकरानी मिंजी दौड़ कर आई और मुझे सूचना दे दी। तभी सम्राट कुरैन ने कहा, इस बात की जांच के बिना बहुत देरी हो जाएगी। हमें सावधान रहना होगा और अपराधी से कुछ कदम आगे की सोचना होगा। जिन्हें नोट किया और कहा, जी पिताजी। उसने अपने मन में सोचा, मुझे पता है कि अपराधी कौन है और मैं उसे रंगे हाथ पकड़ लूंगा। विंग के साथ सारी दुर्घटनाएं इस माँ और बेटी की जोड़ी आने के बाद हुई, तो बिना किसी संदेह के यही इसके पीछे है। अब मुझे इस महिला को महल में प्रवेश करने की अनुमति देने के लिए पछतावा है। मुझे इन्हें अपने साम्राज्य से प्रतिबंधित कर देना चाहिए था और इन्हें तब तक प्रवेश की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी जब तक कि वो मेरे संदेह से दूर नहीं हो जाते। पर उसने अपनी माँ की ओर देखा और अपनी माँ से कोल्ड वॉइस में पूछा, माँ, अगर आपने विंग को बुलाया नहीं होता, जबकि आपको साफ पता था कि उसे आराम करना चाहिए और इधर उधर घूमना चाहिए, यदि आपने उसे नहीं बुलाया होता तो वह अपने कमरे से बाहर आता ही नहीं। आपने उसे क्यों बुलाया था? वही मैडम लान ने शॉक्ड होते हुए कहा, क्या? मैंने उसे नहीं बुलाया, जबकि मैं उसकी स्थिति के बारे में अच्छी तरह से जानती हूँ, तो मैं उसे क्यों बुलाऊंगी? वही रानी उन्हीं, उसे पसीना आ रहा था और वांगजी उसके प्रत्येक भावों पर ध्यान दे रहा था। फिर उसने अपनी माँ से कहा, ठीक है, मैं इस पर गौर करूंगा। अपने मन में बहुत गुस्से से कहा, रानी यूही। तभी मैडम लान ने वांगजी से पूछा, लंजा, क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? तभी वांगजी ने कहा, मैंने कहा मैं इस मामले को देखूंगा मदर। मेरी पत्नी और बच्चे को मारने की कोशिश करना मेरे पेशेंस की बॉटम लाइन को टच करने के बराबर है। वही मैडम लान को बहुत गुस्सा है। उन्होंने गुस्से में कहा, लान वांगजी।
तभी कुरैन ने कहा, जेनेलिया, यहाँ कोई सीन मत क्रिएट करो। यह अच्छी बात है कि बींग और उसके बच्चे को कुछ नहीं हुआ। जाओ और तुम आराम करो। मैडम लान वहाँ से गुस्से से चली गई। सभी लोग वहाँ से चले गए। रानी उन्हीं ने अपने मन में सोचा, इससे पहले कि वांग जी मेरे खिलाफ कुछ खोज निकाले, मुझे उस नौकरानी के लिए कोई रास्ता खोजना होगा। मुझे उस नौकरानी का मुंह बंद करना होगा, चाहे स्थायी रूप से हो या अस्थायी रूप से। पकड़े जाने के टेंशन में और चिंता के कारण रानी उन्हीं को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, या वो ठीक से सोच नहीं पा रही थी, जिसके कारण फाइनली वो कुछ और गलतियां कर सकती थी। और भीम की यही उम्मीद थी, रानी उन्हीं के खिलाफ ठोस सबूत। जबकि इधर वांग जी विंग का ख्याल रखना लग रहा था और उसे एक पल के लिए भी नहीं छोड़ रहा था, क्योंकि वो विंग के लिए बेहद चिंतित था। वहीं विंग वांग जी को अपनी योजना न बताने के कारण खुद को थोड़ा गिल्टी महसूस कर रहा था। और वहीं वांग जी अपने मन में सोच रहा था, यह सोचकर कि विंग और हमारे बच्चे के साथ कुछ हो गया होगा, मैं अपने पूरे दिल से उसके पूरे शरीर में फैल रहे डर को महसूस करने से खुद को नहीं रोक रहा। इस तरह वो बेचैनी एक चाकू की तरह है जो मेरे दिल को चीर रही है। अगले कुछ दिनों तक वांग जी रॉयल कोर्ट या राज्य के मामलों में शामिल नहीं हुआ और उसके पिता ने इसकी जानकारी सभी को दे दी कि वांग जी कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पाएगा। नहीं उस मैट को ढूंढ रही थी, पर जब उसे नौकरानी नहीं मिली तो उसने अपने मन में सोचा, अचानक वे कहाँ गायब हो गई। हो सकता है उस रहस्यमय व्यक्ति ने उस नौकरानी की देखभाल की होगी। रानी उन्हीं ने चैन की सांस ली। वहीं मैडम लान उन्होंने अपने मन में सोचा, वांग जी वह इतना अज्ञानी क्यों बन रहा है? उसे सिर्फ विभूषण का ख्याल रखने के लिए क्या जरूरत है? विभूषण का ध्यान रखने के लिए नौकर है। वांग जी एक भावी सम्राट है, ना कि विभूषण का कोई गुलाम। वह हमेशा ऐसे चिपका रहता है जैसे उसकी देखभाल करने वाला उसके अलावा और कोई नहीं। विभूषण के प्रति मैडम लान की अति सुरक्षात्मक देखभाल उन्हें परेशान कर रही थी। उन्होंने अपने मन में सोचा, यदि यह जारी रहा तो मैं जल्द ही अपने बेटे पर नियंत्रण खो दूंगी। विभूषण वास्तव में एक दुष्ट और मोहक वेश्या है, ठीक उसके गंदे वश वे और उस कांक्षी शरीर की तरह। मैडम लान अपने विचारों में खोई हुई थी। मेनशिया ने महारानी के कक्ष में प्रवेश किया, जिसे उन्होंने सहर्ष अनुमति दे दी। उन्होंने मेनशिया ने प्रवेश करते हुए कहा, आंटी। मैडम लान ने मुस्कुराते हुए कहा, मेनशिया तुम कैसी हो बच्ची? मेनशिया ने अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहा, मैं ठीक हूँ आंटी, मैं बस बोर हो रही थी इसीलिए आपसे बात करने आई हूँ। मुझे उम्मीद है आपको बुरा नहीं लगेगा। मैडम लान ने कहा, बिल्कुल नहीं। महारानी को याद आया कि मेनशिया यहाँ क्यों है और झूले के साथ जो भी हुआ वो भी। उन्होंने एक नौकरानी से वांग जी को अपने कक्ष में बुलाने को कहा। उस नौकरानी ने महारानी को वो किया और वांग जी को सूचित करने के लिए वहां से चली गई। कुछ समय के बाद वांग जी अनिच्छा से अपनी माँ से मिलने आया। उसने अपनी गहरी और विनम्र आवाज में कहा, ग्रीटिंग मदर। वही मैडम लान ने कहा, वांग जी, मेनशिया इतने सालों के बाद हमारे साम्राज्य में आई। मैंने सोचा कि उसे बाहर ले जाऊं ताकि वह बोर ना हो और हमारे साम्राज्य को भी देख सके, लेकिन मैं थका हुआ महसूस कर रही हूँ और मुझे लगता है मैं इसके साथ नहीं जा पाऊंगी। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इसे ले जाओ और इसके साथ जाओ। उन्होंने एक आदेशपूर्ण आवाज में कहा। वांग जी फ्रॉन हो गया, क्योंकि यह पहली जगह नहीं है जब महारानी उससे अनुरोध कर रही हैं। महारानी उसे आदेश की तरह आदेश दे रही हैं, क्योंकि वो चाहती हैं कि वांग जी मेनशिया के साथ बाहर जाए। वही मेनशिया उसके चेहरे पर चमक आ गई। उसने शर्माते हुए अपने मन में सोचा, फाइनली अब मैं वांग जी के साथ अकेले समय बिता पाऊंगी। पर वांग जी ने तुरंत मना कर दिया, माँ, मुझे अपनी पत्नी की देखभाल करनी है और मैं ऐसे ही यात्रा नहीं कर सकता जबकि वह गर्भावस्था के अंतिम चरण में है और सारी पीड़ा झेल रहा है। इसीलिए प्लीज़ इसके साथ किसी और गार्ड को भेज दें या किसी अन्य दिन के लिए इसे स्थगित कर दें जब आप इसके साथ जा सकें। वांग जी के मना करने की वजह से मैडम लान को गुस्सा आया। वहीं मेनशिया उसकी आंखों में आंसू भर आए। तभी मैडम लान ने कहा, लान वांग जी, तुम्हें जाना होगा। उन्होंने कोल्ड और आदेशात्मक आवाज में कहा, हम यहाँ विभूषण की देखभाल करने के लिए हैं, इसीलिए उसकी चिंता मत करो और कोई और बहस नहीं, यह मेरा आदेश है। तभी वहाँ एक ठंडी और गरिमा में आवाज आई, आप कौन होती हैं जो मेरे पोते को आदेश देने वाली? जेनेलिया। तीनों ने पीछे मुड़कर देखा और तीनों उस पर्सन को देखकर शॉक थे। वहीं मेनशिया अपने मन में सोची, यह कौन है?
वांगजी मुस्कुराया और तुरंत उस वृद्ध महिला के पास गया और आदरपूर्वक उसके सामने झुकते हुए कहा, ग्रीटिंग्स दादी माँ। लैनली ने मुस्कुराते हुए अपने पोते के चेहरे को छुआ। वहीं वांगजी अपनी दादी का हाथ पकड़कर बैठने वाली कुर्सी की ओर चल दिया। मैडम लान अभी भी सदमे में थी। महारानी डूबेगर या कहें लैनली जेनेलिया को अपनी कोल्ड निगाहों से देखा और फिर ठंडी और व्यंग्यात्मक आवाज में बोली, इतने लंबे समय तक महारानी रहने के बाद लगता है तुम शिष्टाचार भूल गई हो। वहीं मैडम लान चौंक गई और तुरंत अपनी सास के सामने झुकी और उनका अभिवादन किया। उन्होंने घबराई हुई आवाज में कहा, माँ, आपके अप्रत्याशित आगमन से मैं थोड़ा आश्चर्यचकित हूँ। मैडम लैनली ने अपनी जगह ली। बाकी सभी लोग उनके सामने खड़े रहे। लैनली ने वांगजी की ओर देखा और कहा, लंजा, मेरे बगल में बैठो। वांगजी ने नोट किया और कहा, हाँ दादी। तभी मैडम लैनली ने पूछा, तुम कैसे हो लंजा? वांगजी ने कहा, मैं ठीक हूँ दादी, लेकिन आपसे थोड़ा नाराज हूँ। मंदिर जाने के बाद आप एक बार भी हमसे हमारा हालचाल पूछने नहीं आई, लेकिन मैं आपको अब नहीं जाने दूंगा। मैं जानता हूँ आप क्या कर रहे हो। मुझे पता है आप हमें कभी नहीं भूली हैं। तभी रानी डुबेगर ने कहा, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? मेरी सालों की दुआएं तुम्हारे लिए हैं सिर्फ, लेकिन अब से मेरी प्रार्थनाएं किसी और के लिए होंगी। लैनली की बात सुनते ही वांगजी ने अपनी थोड़ी भौहें सिकोड़ी। उसे थोड़ी जलन सी फील हुई। उसने कहा, किसके लिए? लैनली मुस्कुराई और उन्होंने कहा, और किसके लिए? मेरे ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड के लिए। वांगजी मुस्कुराया और अपने मन में कहा, मुझे अपने बच्चे से ही जलन हो रही है। टम्बो। वो मुस्कुराया और कहा, श्योर दादी, वो आपका ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड है। तभी लैनली ने कहा, लंजा, ये बहुत अच्छा है कि तुम्हें उसकी जलन नहीं हुई। चलो, मैं अपनी पोती से तुरंत मिलना चाहती हूँ। वो उत्साहित थी और वो विंग से मिलने के लिए वांगजी के साथ उसके वहाँ से चल दिए। दोनों खड़े हुए, पर उन दोनों ने उन दो परेशान लोगों को नहीं देखा और वहाँ से चल गए। तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल। बाय बाय।